हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक हैं, फिट हैं। फाइनली एक नया टॉपिक आज लेकर आए हैं क्योंकि हम लोगों ने सारे कीवर्ड सीख लिए हैं जेनेटिक्स के जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत से कीवर्ड का इस्तेमाल किया था। जैसे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, पुनेट स्क्वायर वगैरह की बातें भी बाद में शुरू हुई। कहने का मतलब इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट डेवलप किया, कैरेक्टर क्या है, ट्रेड्स क्या हैं, यूनिट फैक्टर्स क्या हैं, एलील क्या है, एलिलोमॉर्फ क्या है, हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। ऐसे बहुत से कीवर्ड आज जो हम जानते हैं, वो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट की वजह से जानते हैं। और उन कीवर्ड्स की बेसिस पर मेंडल ने कुछ लॉज निकाले थे। तो आज बच्चों हम उसी मेंडल के लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं। 3 लॉ सिर्फ न्यूटन के नहीं थे, 3 लॉ मेंडल के भी थे, है ना? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉज को हम थोड़ा डिटेल में आज हम समझेंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से ये पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ टॉपिक की बात अगर ना करें, पूरे सिलेबस की बात करें तो हम पूरा ऐप, उसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि वेदा के ऐप पर जाएं और उस ऐप के थ्रू आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इक्वली बेनिफिटेड है। यहाँ पर 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है। आप उसकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? साथ में ये भी आपको समझना होगा कि आप जैसे ही चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एक दूसरा, टेस्ट सीरीज की भी पॉसिबिलिटी आपको मिल रही होगी। डाउट सॉल्विंग फीचर भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आया, फोटो खींचिए, अपलोड कर दीजिए, वो हमारे तक पहुंच जाएगा। हम आपको सेम डे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए, पॉसिबिलिटीज को अच्छी बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्लियर है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वेदा 12, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है बच्चों की, आप यहां से फिर जब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, पीडीएफ वगैरह की झंझट नहीं है, आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर? और इसी तरीके से आपका एक रिवीजन अच्छा चलता रहता है। नोट्स मिल गए ना, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी हम डेली कराते हैं। यूट्यूब में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमारी क्लासेस कब स्टार्ट हो गई हैं। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहीं से आपको छोटे छोटे रील्स के फॉर्म में हम लोग छोटे छोटे 1 1 मिनट के बाइट्स के फॉर्म में आपको कुछ नए नए कंटेंट आपको भेजते रहते हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में समझेंगे। क्या होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। और इन तीनों के बेसिस पर आपको बहुत से कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये एक चर्च में प्रीस्ट थे। पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने, इनके एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। क्या? हाइब्रिडाइज, कईयों का मिक्सचर किया ना, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किस पर किया? दूसरा क्वेश्चन। तो मटर आपने देखे हैं अपने गांव में? हमारे गांव में तो खूब लगे हैं। पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम, टेक्निकली इसको इटैलिक्स में होना चाहिए, या फिर अगर हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना चाहिए। पाइसम सटाइवम, वेरी इंपॉर्टेंट। कब से कब तक किया? तो टोटल 7 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट चला। उसमें बहुत सी चीजें रिसर्च की, बहुत सी चीजें बताई। इन्होंने देखा क्या, कुछ बड़े प्लांट हैं, कुछ छोटे प्लांट हैं, इनको आपस में क्रॉस किया। क्रॉस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगले जनरेशन में कुछ टॉल आ गए, है ना? इनफैक्ट कई बार तो सारे ही टॉल आ गए। ये बड़े कंफ्यूज्ड कि यार ये छोटा कहाँ गया, इसका फीचर कहाँ गया। इन्होंने जब इन दोनों टॉल में को आपस में क्रॉस किया, तो अगले जनरेशन में कुछ टॉल आए, कुछ डॉर्फ आए। ये कंफ्यूज्ड, जब डॉर्फ को क्रॉस करो इसके साथ तो ये दिखता नहीं है, जब टॉल को करो तो ये दिख जाता है थोड़ा बहुत। ऐसा क्या है? यहीं से कहानी सारी शुरू हुई कि पॉसिबिलिटीज कैसे हुई। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, इसको करने के लिए इन्होंने क्या मेथड यूज किया, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने मतलब एक है इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग, और तीसरा तो यहां पर सिलेक्शन है ही है। इमैस्कुलेशन में इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इन्होंने एक प्लांट लिया, मान लेते हैं, और उसका ये फ्लावर है, ठीक है। हम्म। और एक दूसरा प्लांट है, उसका एक फ्लावर, छोटा प्लांट। मुझे इसका पॉलन ग्रेन इसमें डालना है।
लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि सिर्फ इसी का जाए, उड़ के भी तो आ सकता है। तो इन्होंने पहला काम तो क्या किया, और दूसरा ये कि इसके खुद के पॉलन ग्रेन इसमें ना जाए, तो इसके एंथर को कट कर दिया। पहला काम क्या किया, एंथर को कट कर दिया, और एंथर को कट जब इसके किया, इसी प्रोसेस को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। दिस वन, रिमूवल ऑफ एंथर, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये बात याद रहेगी, कंफ्यूजन नहीं। बैगिंग क्या है, जिस भी डिजायर्ड प्लांट से मुझे एंथर यहां पर डाला, इसके बाद यहां पर बटर पेपर से रैप कर दिया इससे फ्लावर को, ताकि दूसरे पॉलन ग्रेन अब ना आ पाए। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये दो प्रोसेसेस थे, और इसकी मदद से, है ना, इसकी मदद से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया। कहानियां समझ पा रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ तो बहुत सा कलेक्ट किया, अलग अलग पॉलन ग्रेन्स वगैरह, फिर उनको पॉलिनेट करवाया, लेकिन मेथड यही था, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। और इसके बेसिस पर मेंडल ने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए। ध्यान से सुनना, ये इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, है ना, इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए स्पेशली बता रहा हूं, ध्यान से। वो 7 कैरेक्टर्स क्या क्या थे, अच्छा ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आएगा कितने कैरेक्टर लिए, तो कैरेक्टर हैं बच्चों 7, प्लीज याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया ट्रेट कितने लिए, है ना, ट्रेट कितने लिए, तो भाई क्या हो जाएगा यहां पर 14 ट्रेट्स, और वो भी कंट्रास्टिंग है, अपोजिट। तो पहला स्टेम हाइट, जिसमें टॉल है एंड डॉर्फ है, यही तो पढ़ाया था आपको, एक एग्जांपल दिया था। इसके अलावा भी इन्होंने कई ऑप्शंस लिए, अभी हम समझेंगे। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल है वो, टिप पर, या फिर टर्मिनल की बात कर रहे हैं, एक्सियल टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टिप यहां पर होगी, एक्सियल का मतलब दो के बीच में यहां पर। फ्लावर कलर वायलेट है या व्हाइट है, पॉड शेप, है ना, देखिए पॉड का मतलब जिसमें वो मटर की फलियां होती हैं, और कंस्ट्रक्टेड का मतलब ऐसा ऐसा कुछ फलियां होती है ना, ऐसे, और इसमें फिर बीज होते हैं, अगर आपको पता हो तो, ऐसे करके। कहानियां मेरी थोड़ी थोड़ी आप समझ पा रहे हैं, मेरी बातें समझ पा रहे हैं। तो पॉड का मतलब वो जो फली होती है, जो मटर वाले छिलके निकालते हैं, उस सीड का शेप या तो राउंड है या फिर रिंकल्ड है। दोनों में फर्क समझ रहे हो, कुछ कुछ आपको मटर के दाने एकदम गोल नहीं दिखते, थोड़े से श्रिंक दिखते हैं, जैसे बेचारे सूख गए हैं, नहीं, उनका शेप ही वैसा है। उसी पॉड का कलर ग्रीन है या येलो, ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है, प्लीज याद रखिए डोमिनेंट है सारे, मतलब यही एक्सप्रेस करेंगे चाहे ये हो चाहे ना हो, समझ पा रहे हैं। बट ये तभी एक्सप्रेस करेंगे जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, पढ़ा रखा है। सीड कलर में भी फिर येलो और ग्रीन, लेकिन याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बनता है, पॉड कलर हमेशा ग्रीन डोमिनेंट है, लेकिन जो सीड कलर है वो येलो डोमिनेंट है। ये बात याद रखेंगे, ये येलो डोमिनेंट। कहानियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल रही होंगी। अब इसी को देखो, इन्होंने रिप्रेजेंट करके समझा दिया। ये टॉल है, डॉर्फ है, एक्सियल है ना, यहाँ टर्मिनल है, दिख रहा है कहीं पर कोई कंफ्यूजन। वायलेट वाइट फुल, और ये कंस्ट्रक्टेड देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। ग्रीन येलो, येलो क्या हुआ, रेसेसिव हो गया। ये रिंकल्ड है थोड़े से, और ये येलो और ये ग्रीन। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने आए बच्चों, इस तरीके से हमारे पास टोटल 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आए, कैरेक्टर 7 ही है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसके बेसिस पर इन्होंने क्रॉस किया। फर्स्ट क्रॉस का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहले मेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को सुनो, फिर मजा आएगा। क्रॉस कंसिडरिंग सिंगल कैरेक्टर ओनली। एक प्लांट में मुझे बताओ कितने कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट भी होती है, फ्लावर कलर है, पॉड शेप है, तो जो अनगिनत कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। रूट का शेप वो तो छोड़ ही दिया हमने, रूट है, लीफ है, ये सब तो छोड़ ही दिया, स्टेम है, उनके फीचर्स, उनके कलर, तो ऐसे तो बहुत हजारों कैरेक्टर हो सकते हैं। बट एक प्लांट मान लीजिए ये है, और दूसरा प्लांट, इसको हमने आपस में क्रॉस करवाया। जब इनको क्रॉस करवाया है हमने, तो
अगली जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर जो दिख रहा है, हम सिर्फ एक को ही ध्यान दे रहे हैं, बाकी क्या आ रहा है हमसे मतलब नहीं। तो एक कैरेक्टर को ही कंसीडर करते हुए जब क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डन। क्रॉस कंसिडरिंग सिंगल कैरेक्टर ओनली, इजी है ना। क्रॉस कंसिडरिंग सिंगल कैरेक्टर ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। तो इसमें कैरेक्टर कौन सा लेते हैं, हाइट। दो ऑप्शंस, टॉल, डॉर्फ। कौन कौन से, टॉल एंड डॉर्फ। जो टॉल है कैपिटल टी और डॉर्फ है स्मॉल टी। आइए क्रॉस करते हैं, यहां पर भी लेते हैं टॉल और डॉर्फ। तो यहां पर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहां पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर स्मॉल टी स्मॉल टी। एंड दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, यहां लिखूं, फिनोटिपिक रेशियो। प्लीज याद रखिएगा, कंसेप्ट समझिए। फिनोटाइप मतलब जो दिखता है, कितना, या तो टॉल दिखेगा या फिर बच्चों डॉर्फ दिखेगा। कितने टॉल दिख रहे हैं, ये टॉल दिखेगा, यस। ये भी टॉल दिखेगा, ये ये भी टॉल दिखेगा भाई, एक कैपिटल है क्योंकि ये डोमिनेंट है। ये कैसा दिखेगा, यहां तो कैपिटल टी है नहीं तो डॉर्फ ही दिखेगा। होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव भी दिखता है, एक्सप्रेस करता है। तो तीन टॉल हैं और एक डॉर्फ है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी ऑलवेज, किसी का भी करवा लो, 3:1 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब मजेदार चीज सुनो, अच्छी चीज, कंसेप्चुअल। अगर कोई पूछ बैठे इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है ना, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइप, सुनना। तो एक तो कैपिटल टी कितने हैं, कितने तरह के हैं, देखो एक ये तरह है, एक ये टाइप है और एक ये टाइप है। तीनों अलग अलग हैं। जीनोटाइप मतलब उनका एलेलिक जो कॉम्पोजिशन है, यूनिट फैक्टर्स कैसे हैं। तो होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है और होमोजाइगस डोमिनेंट, ये रेसेसिव। हम्म तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो 1:2:1 ये हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता है। बच्चों इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना है, काम तभी बनेगा, तभी मजा आएगा। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है बातें आपको समझ में आ रही हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ लें कि चीजें आपको क्लियर हैं, कंसेप्चुअली भी आप समझ पा रहे हैं। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर पेयर। लैंग्वेज में कंफ्यूज होना तो इससे समझ लेना, बस यही है। तो मेंडल ने क्या किया, इससे और इसको क्रॉस करवा दिया। एक ही जीन के इनहेरिटेंस को अगले जनरेशन में देखा, एक ही जीन के कैरेक्टर्स को अगले जनरेशन में चेंज होते हुए देखा, और इस तरह के क्रॉस को हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर हमने क्या देखा, इसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1। तीन टॉल हैं, जीनोटाइप चाहे जैसा भी हो, लेकिन फिनोटाइप तो तीन है ना, और एक डॉर्फ, तो 3:1। सेम जब मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूंगा तो 1:2:1। एक होमोजाइगस टॉल, दो हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस डॉर्फ। तो यहां पर 1, ये 2 और ये 1, तो 1:2:1, ये हो गया क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां से इस क्रॉस को अगर आपने ढंग से समझा है तो मेंडल के दो लॉज आप इसी से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बेसिस पर मेंडल ने, ये फैक्टर और जीन वगैरह की बात तो मेंडल ने की ही थी, मेंडल ने इसके बेसिस पर कुछ अपने लॉज दिए, है ना। इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके से समझाया हुआ है ना। ये देख रहे हैं कि अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं तो कितने टॉल हुए, तो 1/4, 1/2, क्योंकि ये दो है ना, अगर ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ये 1/4 हो गए। तो वो एक कंसेप्ट है, बट इसके बेसिस पर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस कल ही मैंने आपको बता दिया था, बेसिक है ना, बेसिक फंडा कि डोमिनेंट रेसेसिव क्या है। इसके बेसिस पर मेंडल ने कुछ लॉज दिए और इसमें पहली चीज है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, पूछा जाता है। और
इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है यहां पर, प्लीज ध्यान से समझिएगा, है ना, कि ये जो लॉ है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों पॉइंट्स, है ना, बोर्ड्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और आप ये पॉइंट ना लिखकर कुछ भी कहानियां लिखकर आते हैं, आपको लगता है कि जी आप सही लिख रहे हो, गलत है। ये 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब। 3 पॉइंट में क्या है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस क्लास को पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, या वेदा ऐप पर जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं उसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी की बातें हम लोग बताते हैं, है ना। जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो हमेशा पेयर में मिलेंगे, मतलब या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, लेकिन है तो पेयर में, ऑब्वियस सी बात है। और जब डिसिमिलर पेयर है तो सिर्फ एक ही एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसको डोमिनेंट कहते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको रेसेसिव कहते हैं। और इन तीनों के बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओनली दैट फैक्टर विल एक्सप्रेस देमसेल्फ, है ना। जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और वही डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तो एक लैंग्वेज हो गई, बट ये 3 पॉइंट आप लिखोगे तब जाकर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के तीनों मार्क्स मिलेंगे। जो शुरू में मैंने एक स्टेटमेंट बोला ना कि डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस पर आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं तो इसके बेसिस पर आपको 3 मार्क्स डायरेक्टली मिल रहे होंगे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि एनसीईआरटी वाली बातें याद कर लें। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए ना, जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट एनसीईआरटी के 3 पॉइंट्स भी लिखने जरूरी हैं कि डोमिनेंट क्या है, फैक्टर क्या है, कंट्रास्टिंग पेयर्स क्या है, ये सब बेसिक चीजें आपको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए। किसी बच्चे को अभी तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताए। किसी बच्चे को जरा से भी कंफ्यूजन है तो बताए। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये होमोजाइगस समझ में आ गया, होमोजाइगस समझ में आ गया, हेटेरोजाइगस समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है पता है, कि अगर कोई प्लांट टॉल है और हेटेरोजाइगस टॉल है, या होमोजाइगस भी लगा लो, होमोजाइगस टॉल है और कोई प्लांट डॉर्फ है, तो इसके जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में चेंज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आपको बाहर से नहीं दिखेगा, देखो ये भी टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल दिखेगा, आप कहोगे क्या फर्क आया, नहीं असली फर्क बताऊं कब पता चलेगा, जब इसको आपस में क्रॉस करवा दो तब कुछ टॉल आएंगे और कुछ डॉर्फ भी आएंगे। तो टॉल टॉल को क्रॉस करा के डॉर्फ कैसे आए, क्योंकि उनके यूनिट फैक्टर्स आपस में सेग्रीगेट हो सकते थे, एंड इट कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन करता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी शायद। तो ऐसे कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना होगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। पढ़ें, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो जो फैक्टर्स हैं, यूनिट फैक्टर्स, जैसे ये है, ये है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे यहां है, यहां है ना, तो दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, और अगली जनरेशन में जाकर वो नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट में बी होमोजाइगस, दैट में बी हेटेरोजाइगस, है ना। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट्स की बात हो रही है ना। और हेटेरोजाइगस हमेशा 2 तरह के गैमीट्स बनाते हैं और उसके बेसिस पर प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है, और इसी के बेसिस पर जो सेग्रीगेशन है, नई जनरेशन, नए इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 पॉइंट्स लिख देना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना देना, काम बन जाएगा। ठीक है, डन है। इतनी बातों में किसी बच्चे को जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो नाउ लास्ट में तीनों को समराइज कर दूंगा। इसको पढ़ने से पहले हम मोनोहाइब्रिड के बाद मेंडल ने सोचा कि अगर एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, इनकी सिर्फ हाइट ले रहे हैं, एक कैरेक्टर को ही कंसीडर करके अगली जनरेशन में हम क्रॉस करवा रहे हैं,
तो अगर दो दो कैरेक्टर एक साथ क्रॉस करें तो क्या फर्क आता है, चलो देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सुनना मेरी बात को। ये देखो यहां मान लीजिए, अब यही एग्जांपल ले लें, है सीड का शेप है राउंड, दिख रहा है, और सीड का कलर कैसा है, येलो। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीड का शेप है रिंकल्ड और वो ग्रीन कलर का है। कोई दिक्कत, दो ऑप्शन ही तो हो सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में। अगली जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, गैमीट्स जब बनाएंगे तो इनको आपस में क्रॉस किया तो क्या बनेगा, कैपिटल आर। यस और नो। तो ये इसको हम सेल्फिंग करा देते हैं, सेल्फिंग समझ गया ना, इसके बेसिस पे हमने गैमीट्स बना दिया, और ये जब बना हमारे पास ही दिख रहा है, इसके बेसिस पर हम कुछ पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। इसके कितने तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई से जुड़ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई से जुड़ सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, यस और नो। तीसरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई से जुड़ सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई से जुड़ सकता है। देयर आर 4 गैमीट पॉसिबिलिटीज जिनकी सेल्फिंग कराते हैं। चलो, तो इसमें अच्छी चीज ये है कि दो दो कैरेक्टर एक साथ हैं, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, है ना, दोनों ही चीजें यहां पर एक साथ में है। सुनो, तो जब हमने इसको क्रॉस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना, इसके बेसिस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन होता है, राउंड एंड येलो, है ना, ये ऑप्शन बन सकता है। दूसरा ऑप्शन कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन स्मॉल वाई यहां का आ गया, तो ये भी लेकिन होगा यही राउंड येलो, क्योंकि एक डोमिनेंट है। बट अब यहां सुनना, यहां भी वैसे ही है राउंड एंड येलो, बट यहां पर राउंड एंड येलो, ठीक है, इसमें भी राउंड एंड येलो ही आएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक कैपिटल आर है एक कैपिटल वाई है, तो राउंड एंड येलो। बट मजेदार चीज कहां आ जाएगी, यहां कैपिटल आर है दोनों साइड से, लेकिन इधर से स्मॉल वाई हो गया, तो एक राउंड एंड ग्रीन भी बन गया, है ना, यहां पर एक राउंड एंड ग्रीन की भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। यहां पर भी देखें राउंड एंड ग्रीन, मैंने कलर अलग चेंज कर दिया, राउंड एंड ग्रीन की पॉसिबिलिटी हो रही है। बट यहां पर आप देखेंगे राउंड येलो, है ना, ये दिख रहा है आपको, ठीक, और यहां रिंकल्ड येलो की बात कर रहे हैं ऐसे, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूं, देखो ध्यान से, ये बॉक्स बहुत अच्छा बनता है, एक बड़ा बॉक्स, ये राउंड येलो का है, एक छोटा बॉक्स कहां गया, है ना, ठीक है, और एक सबसे छोटा बॉक्स, और ये लास्ट में तो है ही। दिख रहा है आपको, 3 बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, मतलब ट्रायंगल्स बनाए हैं, और उनके बेसिस पे चीजें बन रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं यहां बात करूं ऐसे, है ना, टोटल नंबर की जब मैं बात करता हूं, तो राउंड येलो कितने बन रहे हैं यहां पर, तो 9, है ना, कितने बन रहे हैं बच्चों, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन बन रहे हैं, 3 रिंकल्ड ग्रीन बन रहे हैं, 1 रिंकल्ड ग्रीन, है ना, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब जो फिनोटिपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड का, जैसे मोनोहाइब्रिड का क्या था 3:1, वैसे डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 9:3:3:1 रहेगा, तो रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रहेगा तो रहेगा, बिल्कुल क्लियर सी चीज आपको यहां याद रखनी है। और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, मतलब उनके जो गैमीट्स फाइनली जाइगोट वगैरह बना रहे हैं, कैपिटल वाई कितने होंगे, 1 ही होंगे पूरे में, सिर्फ यहीं पर है वो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 होंगे, और ऐसे आप ढूंढेंगे तो आपको 2 मिल जाएंगे, एक ये है एक ये है, कैपिटल आर स्मॉल, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी देखें, ये 2 ये 4 ये 1 ये 1, ऐसे करके जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:1, ऐसे करके आपको याद रखना है। और आपको ट्रिक भी बता दूं मैं, एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूं, आपके बहुत काम आएगा अगर नहीं याद कर पाओ तो। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, ये, और जीनोटिपिक रेशियो था ये, और इसी को डायहाइब्रिड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, तो ये क्या होगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 3 जार 3, और ये 1, तो ये क्या हो गया बच्चों डायरेक्टली, हाँ जी, ये वाला क्या हो गया, आपको ये समझना होगा, कहानियां समझ में आ रही। उसी तरह 1:1, तो 1 का 1:1 ये आएगा, 2 से करेंगे तो
242 क्यों? 2 2s are 1, no 2 1s are 2, 2 2s are 2 4 and 2 1s are 2 और ये 1 2 1। मेरी बातें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, यस और नो? तो ये जो चीजें हैं, जीनोटिपिक रेशियो ऐसे भी निकल जाता है, वही चीज लिखी हुई है, आप याद रखना चाहो या ट्रिक से याद कर लोगे तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है, जैसे सेग्रीगेशन में यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट होते थे, मान लीजिए कोई प्लांट में राउंड सीड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर येलो के साथ ही उस मतलब जो राउंड होगा वही येलो होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राउंड वाला है ना, ग्रीन सीड भी ले सकता है। उसी तरह जो रिंकल्ड है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा येलो हो। रिंकल्ड वाला ग्रीन की भी पॉसिबिलिटी रखता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? एक कैरेक्टर का जो ट्रेट है, जरूरी नहीं वो हमेशा किसी दूसरे के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है ना, उसमें सेग्रीगेशन होता है, उसमें असॉर्टमेंट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि राउंड येलो के साथ भी हो सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी हो सकता है, रिंकल्ड येलो के साथ भी हो सकता है और रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी हो सकता है। ऐसी बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बोली जाती हैं। तो मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन अ क्रॉस फैक्टर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, एंड इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट्स इट। इसको हमेशा डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, इस पे प्रॉपर आपकी R&D लगी, आपको समझ में आ गया। क्या ये बहुत टफ था या आसान था, सिंपल था, हम कर सकते हैं? तो आइए क्वेश्चन से देख लेते हैं। When you heterozygous tall plants are self-pollinated, tall and dwarf are obtained. तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका एग्जाम्पल हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। यस और नो? याद रखिएगा, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ, किसमें? गैमीट फॉर्मेशन जब होता है ना, तभी तो ये चीजें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर? तो डॉर्फ प्लांट तो वैसे भी नहीं हुआ है ना, रिंकल्ड वैसे भी नहीं हुआ, टेस्टा की बात की नहीं थी, बट राउंडेड सीड की बात हमने जरूर की थी, तो यहां पर ये चीजें याद हो जाएंगी। ये तो हमने बात ही नहीं की ना पेरिकार्प, और ये तो ऑप्शन में ही हमारे नहीं था, मेंडल का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। क्रॉस बिटवीन प्लांट हैविंग दिस एंड दिस, इसमें क्या होगा हमेशा? देखिए, ये होमोजाइगस टॉल मतलब डोमिनेंट है, तो इसमें सारे ही राउंड और येलो आएंगे, यस और नो? राउंड एंड येलो सीड है ना, राउंड एंड येलो सीड की ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे के सारे ही डोमिनेंट होमोजाइगस है। तो अगली जनरेशन में डोमिनेंट बनेंगे, हेट्रोजाइगस हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं। जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल दिस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस? इसका बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल देता हूं। कैपिटल आर ऐसे लिखिए, स्मॉल आर ऐसे लिखिए, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इससे क्या बना? आर बी। यहां पर क्या बना? आर स्मॉल बी, आर कैपिटल बी और स्मॉल बी, टोटल नंबर 4। कौन कौन से दिख ही रहे हैं आपको? तो इस तरह से आपको पॉसिबिलिटीज समझनी है। ये ट्रिक है बहुत अच्छी सी। एक और ट्रिक, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 है, तो उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2s are 4, ये फॉर्मूला है इसका। जब पूछे कौन सा बना, तो ये मेथड है, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। Which of the following depict the Mendel's dihybrid ratio? तो this one सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, तो होमोजाइगस में प्योर होमोजाइगस होते हैं वो 1:4, ठीक है, बेसिक आपको बता दिया था। ये कितने प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे? तो ये हमेशा एक तरह का क्या है बच्चों? ये बैक क्रॉस ही तो है ना, जो टेस्ट क्रॉस की बात की थी, तो 1:1 की बात करते हैं हमेशा। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का रेशियो क्या आता है? 1:1, हमेशा वही पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था। सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन दिस, इसका जीनोटाइप तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप हम लोग बायोलॉजी वाले हैं ना, तो हम लोग डाटा देखकर डर जाते हैं, अरे इतना खतरनाक, इसको कैसे करेंगे? मेंडल क्रॉस अ प्योर व्हाइट
आप कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस, आसान है, कुछ टफ है नहीं। प्योर व्हाइट को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, रिसेसिव विथ अ डोमिनेंट प्योर रेड, तो वो हेटेरोजाइगस में सारे रेड हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ये बहुत आसान है, सिंपल से चीजें हैं जो आपको यहाँ समझनी होंगी। हम लोग डेली बेसिस पर इसीलिए मिलते हैं ताकि एक टॉपिक आपका मैं प्रिपेयर करा पाऊँ। आपको फिर भी लगे किसी टॉपिक में आपको डर लगता है, कंफ्यूजन लगती है, चैट में लिख दें या टेलीग्राम में डाल दें या यूट्यूब के थ्रू हम बता ही सकते हैं, ऐप के डाउट्स के थ्रू पूछ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग डेली इसीलिए मिलते हैं, तो यूट्यूब पर भी आप भेज सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, फॉलो करिए, कोई हेल्प चाहिए आपको तो यहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। वेदा 12, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और इसी बहाने आपकी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो पढ़िए, मेहनत करिए, जहां मेरी जरूरत है जरूर बताइए, इसके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्स के बिना ये चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जहां जरूरत है जरूर से जरूर बताइए। बाय बाय बच्चों।